पूरे देश में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ का कोरबा आज खुद गंभीर हालत से गुजर रहा है। कोयला खनन पर पिछले 29 साल के आंकड़ों पर आधारित एक नए व्यापक शोध से सामने आया है कि कोरबा में वन क्षेत्र 35.56% से घटकर सिर्फ 14.6% रह गया है। दूसरी ओर खनन क्षेत्र 2.52% से बढ़कर 8.69% तक पहुंच गया है। ये तब है जब सरकार लगातार कहती रही है कि वह कोयले पर निर्भरता कम कर रही है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। 2013-14 में देश में कोयला उत्पादन 567.765 मिलियन टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 997.826 मिलियन टन हो गया। ये तब है जब भारत सरकार ने अगले कुछ सालों में कोयला पर निर्भरता को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन कोयला खनन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी कीमत जाहिर तौर पर स्थानीय लोग चुका रहे हैं। अब एक व्यापक शोध से जानकारी सामने आई है कि कोरबा में वन आवरण 35.56% से घटकर 14.6% रह गया है। ये तब है जब हर साल लाखों की संख्या में पौधे लगाने का दावा किया जाता है। अमरकंटक की इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के तरुण कुमार ठाकुर, दिग्वेश कुमार पटेल और अनिता ठाकुर, ग्राम्य भारती कॉलेज कोरबा की रानू राठौर, ताइवान की नेशनल ताइवान नॉर्मल यूनिवर्सिटी के किरण कुमार इरिपोगु, संत गहिरा गुरु सरगुजा विश्वविद्यालय के जोयस्तु दत्ता और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के मुनेश कुमार ने एक व्यापक शोध के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। इस अध्ययन में पिछले 29 वर्षों के सैटेलाइट डेटा, लैंड यूज और वन आवरण में हुए बदलावों का गहराई से अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि कोयला खनन की पर्यावरणीय कीमत बहुत अधिक रही है, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र में, जहां कोयला खनन ने भूमि उपयोग और भूमि आवरण यानी LULC पैटर्न को बुरी तरह से बदल दिया है। कोरबा में खनन गतिविधियों के कारण व्यापक भूमि क्षरण, आवास विनाश, मिट्टी का कटाव और जैव विविधता हानि देखी गई है। वन और कृषि भूमि को खनन स्थलों और शहरी बस्तियों में परिवर्तित किया गया, जिससे जल प्रतिधारण, मिट्टी स्थिरता और जैव विविधता जैसी पारिस्थितिक सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस शोध के अनुसार 1995 से 2024 तक वन आवरण 35.56% यानी 178.65 वर्ग किलोमीटर से घटकर 14.6% यानी 70.65 वर्ग किलोमीटर रह गया है, जबकि खनन क्षेत्र 12.65 वर्ग किलोमीटर यानी 2.52% से बढ़कर 43.65 वर्ग किलोमीटर यानी 8.69% हो गया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि कोरबा की गेवरा, कुसमुंडा और दीपका खदानें हर साल 145 से 155 मिलियन टन कोयला देती हैं, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा है। लेकिन यह कोयला सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर मिट्टी का कचरा, जहरीली धूल और भारी प्रदूषण भी छोड़ता है। ओपन कास्ट खनन भूमिगत खनन से 8 से 10 गुना ज्यादा कचरा पैदा करता है, जिससे जंगल और मिट्टी तेजी से खत्म होते हैं। इस अध्ययन के अनुसार कोरबा में कृषि भूमि का क्षेत्र 1995 में 18.5% था, जो 2024 में घटकर 12.1% रह गया है, जो खेती की जमीन में निरंतर गिरावट को दर्शाता है। इसी तरह बस्तियां और कस्बों का क्षेत्रफल 1995 के 3.71% से बढ़कर 2024 में 6.88% पर पहुंच गया। इसी तरह ओवरबर्डन डंप का क्षेत्र भी 0.55% से बढ़कर 1.72% हो गया है। कोयला खनन के कारण बंजर भूमि में भी तेजी से इजाफा हुआ है। 1995 में 4.79% थी, जो 2024 तक 13.35% हो गई। जल स्रोतों का क्षेत्र हालांकि 1995 के मुकाबले थोड़ा घटा और फिर थोड़ा बढ़ा,
लेकिन कुल मिलाकर ये 3.6% से गिरकर 2.24% रह गया, जिसे प्रतिष्ठित जर्नल ट्री फॉरेस्ट एंड पीपल में प्रकाशित किया गया है। ये शोध कोरबा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कोयला खनन से हो रही जो वन क्षेत्र की क्षति और जो लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का जो क्षरण, उस पर केंद्रित है। अगर मुख्य बातें कहें इस संदर्भ में, इस रिसर्च पेपर के संदर्भ में, तो यही है कि 1995 से 2024 तक का हम लोग जो है डेटा देखे हैं रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्निक के माध्यम से, और जो वन आवरण है वो 35.56% से घटकर 14.06% रह गया है। अध्ययन में जीआईएस रिमोट सेंसिंग तकनीक के अलावा नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स और एलयूएल्स, लैंड यूज लैंड कवर का प्रयोग करके बदलाव को विश्लेषण किया गया। खुले खनन, जो ओपन कास्ट माइनिंग के चलते भूमि की उर्वरता, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन में जो बदलाव आ रहा है, उसको देखा गया और उसमें भारी क्षति हुई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पुनर्स्थापन है, इकोलॉजिकल जो रिस्टोरेशन है, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन के प्रयास सीमित और असंगठित है और कई अवैज्ञानिक भी है, जिससे दीर्घकालीन समाधान संभव नहीं हो पा रहा है। दुनिया की बात करें तो वैश्विक स्तर पर 23% भूमि संसाधन क्षरण से प्रभावित है, जबकि भारत में 44% भूमि क्षेत्र वनों की कटाई, अत्यधिक खनन, तेजी से औद्योगिकरण और असंतुलित भूमि उपयोग प्रथाओं के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई है, और कोरबा इसका उदाहरण है। इस शोध में दावा किया गया है कि कोरबा क्षेत्र में खनन गतिविधियों ने प्राकृतिक परिदृश्यों को औद्योगिक क्षेत्रों में बदल दिया है, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका, जो वनों और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर है, प्रभावित हुई है। ओवरबर्डन डंप, जो कोयला सीमा तक पहुंचने के लिए हटाई गई मिट्टी और चट्टानों से बनते हैं, उसके कारण विषाक्त भारी धातु और प्रदूषक जमा हुए, जिससे मिट्टी का कटाव, आवास विनाश और जल निकायों का प्रदूषण बढ़ा। कोरबा में कोयला खनन के कारण भूमि उपयोग और भूमि आवरण परिवर्तन की बात करें तो एक तरफ जहां वन आवरण कम हुआ, खनन का रकबा बढ़ा, वहीं बंजर भूमि और शहरी क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई। क्रॉस मैट्रिक्स और परिवर्तन नक्शों से पता चलता है कि वन क्षेत्र मुख्य रूप से खनन स्थलों में परिवर्तित हुए, जबकि कृषि भूमि बंजर भूमि या शहरी बस्तियों में बदल गई। ये परिवर्तन जैव विविधता और पारिस्थितिक सेवाओं पर गंभीर प्रभाव डालता है, जैसे जल प्रतिधारण में कमी, मिट्टी का कटाव और विविधता का ह्रास। इस अध्ययन से पता चला कि कोयला खनन ने कोरबा के स्थानीय समुदायों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव डाला है। वन क्षेत्रों का नुकसान के कारण गैर लकड़ी वन उत्पादों जैसे महुआ, बांस और औषधीय पौधों की कमी के कारण समुदायों की आय पर नकारात्मक असर पड़ा है। खनन गतिविधियों के कारण विस्थापन और नई बस्तियों का निर्माण भी सामाजिक तनाव का कारण बना। ओवरबर्डन डंप और खनन के कचरे ने कृषि भूमि को बंजर बना दिया, जिससे किसानों की आजीविका प्रभावित हुई। जल निकायों के प्रदूषण ने पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता को कम किया है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिए और अधिक चुनौतियां पैदा हुई हैं। इस अध्ययन में सुझाव दिया गया कि जैविक खाद, बायोचार और अजैविक जैसे जिप्सम, चूना जैसे मिट्टी संशोधनों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता और जल प्रतिधारण क्षमता में सुधार किया जा सकता है। इसी तरह टेरेसिंग और चेक डैम मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। आम और इसी तरह के आर्थिक और औषधीय मूल्य वाले पेड़ की प्रजातियां स्थानीय समुदायों को आजीविका प्रदान कर सकती हैं। सामुदायिक वन प्रबंधन और आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। इस संकट जो वनों की कटाई और हरित आवरण की हानि से जैव विविधता घट रही है, खनन से मिट्टी की गुणवत्ता, जल संसाधन और स्थानीय जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ रहा है। धूल, रासायनिक उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण बढ़ने से इंसानों और जीवों के सेहत पर भी असर हो रहा है। भूस्खलन और बंजर भूमि की समस्या बढ़ रही है। कुछ हम लोग समाधान रिकमेंडेशन भी दिए हैं इस पेपर में। खनन प्रभावित क्षेत्र में स्थानिक और देशज प्रजातियों से पुनः वनीकरण किया जाए। जैविक बहाली और भूमि उपयोग की योजना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाया जाए। सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय रोजगार के अवसर बहाली परियोजनाओं से जोड़ा जाए। खनन कंपनियों पर
पर्यावरणीय शर्तों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोयला का उपयोग धीरे धीरे कम करने की बात कही है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न है। भारत ने पेरिस समझौते और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 2030 और 2070 के लिए नेट जीरो कार्बन एमिशन और ग्रीन एनर्जी की दिशा में प्रतिबद्ध जताई है और नई खदानें स्थानीय परिस्थितिकी और समुदाय को नुकसान पहुंचाती है। इससे भारत की जलवायु लक्ष्य कमजोर पड़ सकता है। तो वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में और काम करनी पड़ेगी। कोयला के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है उसको कम करनी पड़ेगी और संतुलित संक्रमण आवश्यक है, जिससे अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण तीनों के हितों में एक संतुलन बनाया जा सके। इस इलाके की ड्रोन और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके वनस्पति विकास, मिट्टी स्वास्थ्य और जल गुणवत्ता की निगरानी की जा सकती है। भारत ने 2021 से 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि की बहाली का वादा किया है। कोरबा में पुनर्बहाली प्रयास इन वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सकते हैं। आमतौर पर इस तरह के अकादमिक अध्ययन प्रकाशित होते हैं और उन्हें फिर भुला दिया जाता है, लेकिन कोरबा पर किए गए इस अध्ययन को सरकार अगर गंभीरता से ले तो राज्य की बेहतरी की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया जा सकता है। जरूरी बात में फिर होगी बात।